सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, सो वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। आई होप कि जिन लोगों को एनएलयू मिला है क्लैट के थ्रू, कल आ भी गया था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करने का, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करिए जिनको जिनको इनविटेशन आया है क्लैट के थ्रू, क्योंकि हर किसी को नहीं आया है ये चीज। एंड जिनको आया है वो प्लीज स्टार्ट करिए रजिस्ट्रेशन, जस्ट टेक अ चांस। और ये मन में नहीं रखिए कि अगर क्लैट नहीं मिला, एनएलयू नहीं मिला तो क्या करेंगे, क्योंकि देखो यार, एनएलयू मिला तो बेटर लक है, अच्छी बात है, नहीं मिला तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम है। तो दो ऑप्शन है, ड्रॉप या फिर आप अदर लॉ एंटर जैसे सिम्बी एमएच से, जैसे हम लोगों ने एक सेशन भी किया, एक या दो सेशन हुए उस पर। सो हम लोगों ने काफी लंबी चौड़ी बातचीत की टेलीग्राम चैनल पे, अदर लॉ एंट्रेंसेस की लिस्ट भी है। वी हैव सजेस्टेड यू सम गुड एंड कॉलेजेस एंड वी आर जस्ट स्टार्टिंग अ न्यू फेज। तो प्रॉब्लम नहीं लेना है, लोड नहीं लेना है, सो जस्ट आगे बढ़ो यार, सिंपल। एनएलयू इज नॉट द एंड, बिकॉज लाइफ बहुत बड़ी है, अभी 40-50 साल की जिंदगी बची है। एनएलयू के टैग पे बहुत 50 साल जिंदगी नहीं चलती है, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका द फेल अटेम्प्ट एट डीक्रिमिनलाइजेशन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड व्हेन आई रेड दैट टॉपिक ना, तो मतलब मुझे लगा कि डीक्रिमिनलाइजेशन जैसा कुछ होगा, कोई लॉ के रिगार्डिंग होगा, बट ये एक बिल के रिगार्डिंग है। और एक होता है ना कि यू ट्रस्ट मी आई ट्रस्ट यू, वो वाला रिलेशनशिप है इसमें, तो देखेंगे। सेकेंड इट, व्हाट इज द प्रपोजल टू बैन द सेल ऑफ सिंगल सिगरेट्स। हाँ भाई, जो लेते हो सिंगल सिगरेट्स वो बैन हो जाएगी अब, ठीक है। तो प्रपोजल है, वैसे घबराना नहीं है। पता चला घबरा ही गया, अरे सर अब क्या होगा। देखो, सिंगल सिगरेट्स बैन किया गया तो उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। इन्होंने कहा कि डिब्बी लो पूरी, सिंगल क्या लेते हो, ठीक है। पुट ऑफ कास्ट सेंसस विल ओनली बेनिफिट द प्रिविलेज्ड ग्रुप्स। इसमें 2-3 टॉपिक्स लिंक्ड है आपस में, तो उस पर भी बात करेंगे। और डीलिमिटेशन कमीशन, जैसा प्रॉमिस किया था तो वादा किया है, निभाना पड़ेगा और निभा रहे हैं वादा। कल मैंने बोला था कि डीलिमिटेशन के रिगार्डिंग एक टॉपिक लाएंगे, क्योंकि कल के पेपर में कुछ ऐसा खास था नहीं जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया जा सके। तो आज के बारे में ये कल का ही टॉपिक है, डीलिमिटेशन आसाम से रिलेटेड है कि वापस से स्टार्ट की जा रही है, तो देखेंगे डीलिमिटेशन। और ये सीए लीगल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, सिगरेट वाला भी सीए लीगल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, डीक्रिमिनलाइजेशन भी सीए लीगल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और सेंसस वाला भी सीए लीगल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज का सेशन का हम लोग नाम देते हैं सीए प्लस लीगल, ठीक है। और बॉस बता दूं, जब जब बताया है सीए लीगल वाले टॉपिक, वो क्लैट ने पूछा है इस बार। 3 टॉपिक्स पे मैंने भी इशारा किया तो 3 टॉपिक आए थे, राइट। अब एमएच सेट और सिम्बियोसिस में ये चीज नहीं होगा, क्योंकि उनका पैटर्न ही अलग है बिल्कुल, बट क्लैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लैट के लिए फॉर अ सेफर साइड, पिछली बार क्लैट के पास टाइम नहीं था, उन्होंने अगस्त में तो आपको अनाउंस ही किया था, मिड अगस्त में, कि वो लेंगे एग्जाम आपको लाइक दिसंबर से। बट इस बार क्लैट के पास पूरा 1 साल है, आपके पास भी पूरा 1 साल है, तो बी प्रिपेयर्ड एंड केवियर्ड, लाइक बी अवेयर रहना है आपको, नहीं तो फिर बाद में मत बोलना कि ये नहीं पढ़ाया वो नहीं पढ़ाया, अब क्या करें, ठीक है। चलिए, तो क्लैट के भी पास टाइम है, आपके पास भी टाइम है, सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो ये है अ फेल अटेम्प्ट एट डीक्रिमिनलाइजेशन। तो देखते हैं क्या है इसमें। देखो, इसमें ना एक बिल है एक्चुअली, जन विश्वास बिल 2022। ये बिल को प्रपोज किया गया पार्लियामेंट में ड्यूरिंग द विंटर सेशन। अब देखो सर, ये विंटर सेशन क्यों नाम ले लिया था, सिंपल प्रपोजल चलता। देखो, कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था कि सेशन ऑफ पार्लियामेंट जो है वो वाइंड अप हो गया। 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट्स के, तीनों वाइंड अप हो गया। तो कौन कौन सेशन होता है? एक हो गया आपका समर, एक हो गया बजट, जिसको आप कभी कभार समर से भी रिलेट करते हो, या फिर मॉनसून सेशन बोल लो यहां पे, और एक हो गया आपका विंटर सेशन। तो विंटर सेशन जो हुआ वो कंक्लूड हुआ। अब विंटर सेशन कंक्लूड हुआ तो इसमें बहुत सारे बिल लास्ट मोमेंट पे, होता नहीं है कॉलेज जाते हो तो लास्ट मोमेंट पे बहुत सारे ऐसे कांड कर्म किए रहते हो कि हाँ अब तो हो गया लास्ट डे, तो इन्होंने भी किया, एक जन बिल लेके आ गए ये लोग। और इस बिल में क्या खासियत है ना कि देखो, अगर साल भर में या फिर जितने भी टोटल लॉज में चेंजेस थे, उन्होंने क्या किया, एक ये चलिए बनाते हैं बिल, ठीक है। अब जितने भी चेंजेस थे, जितने भी अमेंडमेंट है, सबको इसमें डालते चले गए, भरो इसमें एक साथ, जितने भी बिल्स प्रपोजल, सब जितने भी बिल में अमेंडमेंट्स थे या प्रपोजल्स दिए गए थे, सर ये प्रपोजल कौन देगा? ये प्रपोजल देंगे मिनिस्ट्री। जैसे मान लो कि कोई प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट है, वर्क प्लेस से रिलेटेड कोई बात हुई कि सर इसमें ये अमेंडमेंट है, रेप लॉज में कोई अमेंडमेंट है,
तो वो अमेंडमेंट मिनिस्ट्री ने सजेस्ट किया कि ये अमेंडमेंट होना चाहिए, या फिर किसी मिनिस्टर ने सजेस्ट किया। तो इन सब को इन्होंने इसमें भरा और कहा कि देखो ये एक जगह आया। अब इसके अंदर इन्होंने रफली 42 मिनिस्ट्रीज के अमेंडमेंट्स को इसमें डाला और कहा कि एक साथ ही डील कर लेंगे, अलग अलग डील करने से अच्छा एक बार। तो ये काफी अच्छी इनिशिएटिव है और अभी इसको पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया। तो इसके बारे में थोड़ा सा एक डिटेलिंग देखते हैं। और इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका नाम भी बड़ा अच्छा रखा है, जन विश्वास बिल 2022, कि जनता का विश्वास तभी सरकार चलेगी, है ना, आई ट्रस्ट यू, यू ट्रस्ट मी वाला कॉन्सेप्ट। तो जन विश्वास बिल के बारे में देखते हैं। टेबल हुआ था पार्लियामेंट में डीक्रिमिनलाइज करने का। डीक्रिमिनलाइज का मतलब इसके आगे फिर से अब दो कॉन्सेप्ट चलेंगे इसमें डीक्रिमिनलाइज करने के सेंस पे। तो एक तो आप लोगों ने एक चीज ये देखी कि एग्जैक्टली इसमें कितने बिल्स हैं या फिर इसका पर्पस क्या है। एक सेकेंड, इसका पर्पस देख लिया हम लोगों ने। मेन इंटेंशन इनका ये है कि इसमें जो जैसे इस बॉक्स में टोटल जितने भी अमेंडमेंट्स या फिर प्रपोजल्स डाले गए, इन्होंने क्या किया, ये सारे प्रपोजल्स ऐसे नहीं थे कि बहुत मेजर चीजों से रिलेटेड थे, ये थे माइनर ऑफेंसेस। माइनर ऑफेंसेस, और माइनर ऑफेंसेस के लिए कोर्ट में जाना क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? सर कोर्ट ही तो जा रहे, क्या इशू है? कोर्ट का बर्डन बढ़ता है उससे, तो बर्डन ऑफ कोर्ट लिख लेते हैं यहाँ पे। अभी मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि अभी एक बार आर्टिकल समझ लो, फिर उसके बाद फैक्ट्स भी देख लेंगे। फैक्ट्स तो इन द एंड याद ही करना है ना, तो एक बार कॉन्सेप्ट भी जान लो। अगर लीगल में भी टॉपिक घूम के आता है तो यू शुड बी एबल टू आंसर इट। तो माइनर ऑफेंसेस से कोर्ट पे बर्डन आता है, तो इन्होंने क्या किया कि सारे माइनर ऑफेंसेस, मोस्टली सारे माइनर ऑफेंसेस को इसमें इन्होंने डाल दिया कि इनको चेंज करो और इसको डीक्रिमिनलाइज करो, इसको करो डीक्रिमिनलाइज। तो एक क्वेश्चन आना चाहिए माइंड में कि क्या ये माइनर ऑफेंसेस जो है, अब डीक्रिमिनलाइज हो गया मतलब इस पे कोई सजा नहीं मिलेगी? नहीं, सजा मिलेगी, बट वो चीज कोर्ट में ना जाकर के अब आपको फाइन से वो डील कर लेंगे कि फाइन भर दो, काम हो गया। अब ये फाइन का भी एक चक्कर है कि इन्होंने कहा कि जितना भी मिनिमम फाइन होगा, लेट सपोज कि ऐसे होता है ना लॉ में कि 1000 रुपीज का मिनिमम फाइन लगेगा ही, है ना। जैसे पब्लिकली सिगरेट पीने पे फाइन लगता है 1 रुपए से लेकर के 200 रुपए तक। अभी पढ़ेंगे, अभी सिंगल सिगरेट का जो बैन है उसको देखेंगे कि भाई एक सिगरेट नहीं खरीद सकते हो, स्टेक में खरीदनी है तो पूरी डिब्बी खरीदो वरना मत खरीदो। तो इसका भी प्रपोजल है। तो 1 रुपए से 200 रुपए का फाइन लगता है। तो इन्होंने कहा कि जो फाइन बेस है वो हर 3 साल पे रिवाइज होगा, हर 3 साल पे उसको रिवाइज किया जाएगा। और ये रिवाइज इस तरीके से किया जाएगा कि हर 3 साल 10% प्राइस इंक्रीज कर दिया जाएगा, है ना। समझ में आ रहा होगा ये चीज? कोई भी डाउट हो तो मेंशन करो कमेंट सेक्शन में, आई एम देयर ओनली टू टॉक अबाउट, राइट। अब लेट सपोज कि किसी भी ऑफेंस का फाइन है 1000 रुपए, ठीक है, 1000 रुपए फाइन है। 3 साल के बाद इस ऑफेंस में, माइनर ऑफेंसेस में, इन्होंने क्या किया कि आपकी सजा नहीं होगी बट आपको पैसा देना पड़ेगा। तो पैसा जब देना पड़ेगा तो 10% इंक्रीज हो जाएगा आफ्टर 3 इयर्स। तो हल्का सा मैथ्स लगाओ, 1100 रुपए आपको देने पड़ेंगे 3 साल के बाद। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि हर 3 साल पे हम रिवाइज करते जाएंगे, अगर ये बिल लॉ बना तब, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट हो तो प्लीज मेंशन करिए, और नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इसी टॉपिक में आगे। तो जन विश्वास बिल है, बिल का नाम पता है, डीक्रिमिनलाइज करना है 183 ऑफेंसेस। अब ये फैक्ट्स आपको याद करने हैं। 183 ऑफेंसेस, 42 लेजिस्लेशंस, मतलब 42 लॉज, 42 एक्ट्स। इसमें सारे एक्ट्स हैं, टी एक्ट है, कस्टम्स वाले एक्ट है, बहुत सारे। एक आध दो का एग्जांपल मैंने डाला भी है यहाँ पे, जैसे देख लो, कॉस्मेटिक्स एक्ट हुआ, एयर एक्ट हुआ, ड्रग्स हुआ, फॉरेस्ट एक्ट हुआ, सिनेमाटोग्राफी एक्ट हुआ, पेटेंट्स एक्ट हुआ, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हुआ। तो ऐसे ऐसे 42 एक्ट्स हैं, और इन 42 एक्ट्स में 183 ऑफेंसेस हैं। तो ये चीज याद रखना, सिंक में चलेगा दोनों, कि 42 एक्ट के अंदर 183 ऑफेंसेस को आपने डीक्रिमिनलाइज करने का प्रपोजल दिया। और वो डीक्रिमिनलाइज किस तरीके से होगा? वो कंप्लीटली नहीं हटेगा, उस पे फाइन लगेगी। अब डीक्रिमिनलाइज ना करके फाइन लो, और फाइन हर 3 साल पे 10% पे रिवाइज कर दो। बस इतनी सी चीज है। तो आई होप कि ये समअप भी किया जो मैंने आपको समझ में आया होगा, और कोई डाउट आए तो प्लीज डू मेंशन, राइट।
तो इतना चीज याद रहेगा, 42 लेजिस्लेशन, 183 ऑफेंसेस और बहुत सारे एक्ट, सारे याद करने की नीड नहीं है, एक आधों का नाम याद रखो। अगर मन है, इच्छा अंदर से जाग रही है कि हाँ हमको मतलब पढ़ना है इसको, तो कर लो। और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस सिम्बी वगैरह में आपको डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं कि एक बिल पास हुआ था, उस बिल का नाम पूछा जा सकता है, या 10 साल 3 साल पे कितना % रिवाइज होगा उस बिल के अकॉर्डिंग, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज बी रेडी, क्योंकि एनालिसिस के टाइम पे आई ओनली से कि भाई मैंने तो कराया था, तुमने पढ़ा नहीं था, और विद प्रूफ बताते हैं। क्लैट में भी बताया था 24 क्वेश्चन, आईलेट में तो भाई साहब हिल ही गया था पूरा 27 क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम भी इजी ही था थोड़ा सा, तो किया जा सकता था, सारे क्वेश्चंस पब्लिक डोमेन में थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब सर इस प्रपोजल को कौन लेके आया था, कौन इतनी महानता दिखा रहा था? तो कॉमर्स मिनिस्ट्री थे, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, पीयूष गोयल ने, अब थर्सडे छोड़ सकते हो, लोकसभा में ये बिल को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, पीयूष गोयल साहब ने, जो कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस बिल को प्रपोज किया था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है भाई इसमें। द बिल वाज, अच्छा हाँ, इस बिल को मैंने बताया स्टार्टिंग में कि कमेटी को रेफर किया गया, जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को। तो जेपीसी को जो रेफर किया गया, जेसीपी जो बोल दो तुम्हारे ऊपर है, वो 31 मेंबर हैं, 31 मेंबर, राइट। तो जिसमें से 10 मेंबर राज्यसभा से होंगे और लोकसभा से बाकी मेंबर, यानी 21 मेंबर लोकसभा से और 10 मेंबर राज्यसभा से, तो दोनों मिल गए आपको। अब देखते हैं, ये राज्यसभा लोकसभा में इतने लोग हैं, तो सारे के नाम याद रखना प्लीज, मत याद रखना प्लीज, ये मतलब ही नहीं है इतना, बस एटलीस्ट ये डिवीजन याद रखो, ठीक है। अच्छा, इसमें ना सबसे मेन रोल प्ले कर रहा है इस पूरे एक्ट्स को, लेजिस्लेशन को एक साथ लाने में, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, इसका नाम है DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये याद रखो। बाकी इसमें खेल इतना ही है बस। हाँ, अगर इसमें इतना कहानी भी याद रखोगे ना, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। और अब तो ये बात हो गई लॉस की, अब इसमें एक बात मैंने बताया था, बर्डन ऑफ कोर्ट्स। बर्डन ऑफ कोर्ट्स की बात कही थी कि बर्डन ऑफ कोर्ट के बर्डन को रिड्यूस करना, क्योंकि देखो अभी ऐसा हुआ तभी था, अर्नब गोस्वामी के केस के टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई क्या कर रहे हो, छोटी छोटी चीजें मेरे पास लेके आ जाते हो, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा, ऐसा नहीं चल रहा। उन्होंने कहा कि ठीक है हम करते हैं कुछ। तो बर्डन, कोर्ट के बर्डन को रिड्यूस करने के लिए इन माइनर ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज करके फाइन लगाया गया। एक तो एस्पेक्ट ये हो गया, तो सर केवल कोर्ट का बर्डन नहीं, एक एस्पेक्ट और है, और ये एस्पेक्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसका मतलब ही बताएंगे भाई। अब ये आर्टिकल ना जाके पढ़ना एक बार और देखना कितने अच्छे से क्लियर होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दो बातों पे बात कही गई। सर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है, एक बात बताओ। लेट सपोज कि तुम्हें दिल्ली में कोई एक बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, और उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए तुम्हें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, और इवन अ माइनर ऑफ मिस्टेक कैन लेड टू यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ। एक छोटी सी गलती तुम्हें कोर्ट ले जा सकती है, क्या तुम वो बिजनेस करना चाहोगे? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि सर इतना कौन माथा पच्ची करे ये छोटी सी चीज के लिए, है ना। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये चीज की गई कि ये कंपनीज नहीं कर पाती है, एक छोटा सा ऑफेंस कोर्ट जाना पड़ेगा। अब क्या है, ये फाइन लगा देंगे, ठीक है सर, अगर लगता भी है तो फाइन पे करना पड़ेगा आपको। तो इन्होंने ये ब्रैकेट बंद भी किया और एक तरह से एक ब्रैकेट खोल भी दिया डिक्रिमिनलाइज करके, और ब्रैकेट बंद भी कर दिया फाइन लगा के। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो बढ़ ही रहा है, वो तो बढ़ाना ही है, वो तो मेन काम है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कुछ दिन पहले ही याद करो, थोड़ा सा बैक ऑफ द मेमोरी जाओ, तो हमारे गवर्नमेंट का मोटो क्या है? गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस है हमारा मॉडल, गुड गवर्नेंस पे हम फोकस करते हैं। गुड गवर्नेंस, लेस गवर्नमेंट, गुड गवर्नेंस, तो ये चीज है, इस चीज पर फोकस भी किया जा रहा है। तो आई होप कि इतना तो अच्छे से समझ में आया होगा कि एक एस्पेक्ट हो गया बर्डन ऑफ कोर्ट और दूसरा एस्पेक्ट हो गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये दो बातें हैं। अब सर बर्डन ऑफ कोर्ट में देखो, इसको एक एंगल में और घुसा के लेके जाते हैं। बर्डन ऑफ कोर्ट को एक आता है ई कोर्ट्स नाम का वर्ड सुना होगा, ई कोर्ट्स, यहां लिखते हैं ई कोर्ट्स, ठीक है, ई कोर्ट्स। देखो अब ये चीज बात ही कही गई थी सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कि कोर्ट का बर्डन, देखो कोर्ट का बर्डन की बात करें तो केवल कोर्ट ज्यादा अपॉइंटमेंट करके कोर्ट का बर्डन नहीं कम कर सकता, लेजिस्लेचर का सपोर्ट भी चाहिए, क्योंकि 3 पिलर्स होते हैं भाई साहब, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तीनों के साथ में काम करना पड़ता है। अगर कोई एक काम कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा तो क्या मतलब?
अच्छा, यहाँ पर लोग होंगे जिन्होंने एस्पिरेंट्स देखी होगी, एस्पिरेंट्स वेब सीरीज जो आई थी यूपीएससी के ऊपर, उन्होंने सबने देखी होगी। तो उसमें एक बात बोलता है डेट एसके, यस द एसके जो कैरेक्टर था वो बोलता है कि इसे बता कि वो जो फेमा, यस आई जस्ट रिकॉल दैट नेम, जो फेमा होता है, वो फेमा होता है, उसको बोलता है कि भाई इन्हें ये पता है हम तीनों को एक कॉलेज में क्या बोलते थे, ट्राईपॉड, ट्राईपॉड बोला जाता था हमें, क्योंकि तीनों साथ रहते थे। और लास्ट जब वो जो मेन कैरेक्टर होता है जो आईएएस बनता है, इन दैट आई एम जस्ट फॉरगेटिंग हिज नेम, तो जो मेन कैरेक्टर जो आईएएस बनता है वो बोलता है लास्ट में, जब वो आईएएस बन जाता था, ही वाज इन द कार, तो एसके आस्क्ड कि यार हम तो तीनों ट्राईपॉड की तरह थे ना, अब क्या हो गया? तो बोलता है ट्राईपॉड में अगर एक स्टैंड ढीला हो जाए तो पूरा ट्राईपॉड ही गिर जाता है। तो वही चीज है यहाँ पे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ये तीन एस्पेक्ट्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। तो इन तीनों को साहब साथ चलना होता है, ठीक है, हम साथ साथ हैं की तरह चलना होता है। तो ई कोर्ट्स का एक यहाँ पर बात की गई, तो इस पे भी काफी अच्छा इंपैक्ट पड़ सकता है इस चीज का, माइनर ऑफेंसेस का। तो मैंने एक बहुत ब्रॉड व्यू दिया आपको, अब वो आर्टिकल जाके पढ़ना, और उसमें 1 इंच भी डाउट आए ना तो यू कैन जस्ट कॉल मी एंड से कि सर अच्छा नहीं पढ़ाया, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं थोड़ा सा, एक आध दो चीजें और देख लेते हैं भाई, ई कोर्ट से रिलेटेड मैंने डाला भी था। तो देखो इसमें एक टर्म यूज हुआ है, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड। ये क्या चीज है भाई, ये कौन सा नया है? देखो अगर थोड़ा सा याद हो तो गिव मी द प्रिविलेज ऑफ एडिंग इट विद द सीसीटीएनएस। देखो हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा था सीसीटीएनएस, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैफिक नेटवर्किंग सिस्टम, ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम। क्रिमिनल्स को ट्रैक करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया था, ऐप कह रहे हैं, एक पूरा लाइक लिंकिंग था कि सीसीटीएनएस के थ्रू हम क्राइम एंड क्रिमिनल्स को ट्रैक कर सकते हैं, जिसमें क्रिमिनल लॉ आइडेंटिफिकेशन भी लिए, क्लैट ने भी पूछा था, है ना। तो उसी तरीके से ये है नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड। ये ना कोर्ट्स का डेटा रखता है कि किस कोर्ट में कितना केस है, कितना बाउंडेशन है कोर्ट्स पे, कितना ऊपर बर्डन है कोर्ट पे, ये चीज रखता है नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड। और इज अ पार्ट ऑफ ई कोर्ट इंटीग्रेटेड मिशन मोड प्रोजेक्ट। इंटीग्रेटेड है कि कोर्ट्स का डेटा वगैरह रखना, तो नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड का भी बर्डन कम होगा इसके बाद, क्योंकि तुम खुद देखो ना, देखो यहां पर कितनी ऑफेंसेस की बात की गई थी, 143, और इसमें जितने भी लेजिस्लेशन थे 42 लेजिस्लेशन थे। तो अगर वो डाइल्यूट होकर इधर आ जाएंगे तो तुम्हारा ये बीच वाला डिक्रिमिनलाइजेशन वाला पार्ट छूट जाएगा और कोर्ट पे कहीं ना कहीं बर्डन कम होगा। तो वही चीज यहां पर अप्लाई करते हैं हम नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड पे, जो कि लॉन्च हुआ था 2015 में, ठीक है, मोदी जी के टाइम पे लॉन्च हुआ था। और ये ना 2 ही कोर्ट्स के लिए डेटा रखता है, 2 ही कोर्ट्स का डेटा रखता है, ये बहुत अच्छे से याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हाई कोर्ट का और दूसरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का एक्सेस ऑफ डाटा, ये सारा इसके पास होता है। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड लिंक करने का मन होगा तो सीसीटीएनएस से लिंक कर लेना, रेस्ट आई एम जस्ट लीविंग अप टू यू कि इसको देखना एक बार। अच्छा ई कोर्ट्स पे देखते हैं और क्या क्या बातें हो सकती हैं। तो ई कोर्ट प्रोजेक्ट वाज कॉन्सेप्टलाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन द इंडियन जुडिशरी। 2005 में ई कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट आया था और 2005 में आरटीआई भी आया था, तो ये दोनों साथ साथ चलेंगे ना। और ई कोर्ट का एक कमेटी वगैरह बनाया गया था 2004 में, कमेटी का नाम कमेंट सेक्शन में बताना। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, एफिशिएंसी, टाइम बाउंड और इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वर्क, यही सब चीजें होंगी, है ना। टू डेवलप, इंस्टॉल, टू ऑटोमेट द प्रोसेस, टू एनहांस द जुडिशियल प्रोडक्टिविटी। तो ये था ई कोर्ट्स के बारे में। और ई कोर्ट्स का क्या क्या है, ई कोर्ट का पोर्टल कब लॉन्च हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, 2013 में, ठीक है। और फर्स्ट ई कोर्ट, यहाँ पे इंडिया का ही छूट गया, ये फर्स्ट ई कोर्ट क्या है भाई, फर्स्ट ई कोर्ट हाई कोर्ट जुडिकेचर एट हैदराबाद विच इज द कॉमन हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस मदन बी लोकर इनॉग्रेटेड द ई कोर्ट, ठीक है। तो आई होप कि इससे ज्यादा डिटेल में इस टॉपिक में जाना मतलब नहीं होगा, बट हाँ आई ट्राइड कि आपको सफिशिएंट डेटा दिया जा सके, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। इस मैप को बना लेना और इस मैप के थ्रू आप सारी चीजें समझ सकते हो, क्योंकि इसमें मैंने ई कोर्ट्स भी डाला है। और एक काम करो, यहां पर एक टॉपिक और लिख लो, दैट इज नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, है ना। और ये चीज याद रख लो, मदन बी लोकर का नाम याद रखना। इसके बाद यू नीड नॉट टू नो मच, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज द प्रपोजल टू बैन द सेल ऑफ सिंगल सिगरेट्स। ये वैसे आई डोंट थिंक इट इज अ सिगरेट, है ना। और इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बैन है, याद रखना ये चीज।
बोलोगे सर रील्स वील्स में तो चलते रहता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट लोग फूक रहे हैं, भाई वो इलीगल है। कभी गूगल कर लेना, इंडिया में ई सिगरेट्स बैन है, ठीक है, ई सिगरेट की बात होती है। तो चलो एक टॉपिक भी मिल गया आपको पढ़ने के लिए, और इंटरेस्ट भी लगेगा बहुत लोगों को यहाँ पे कि चलो सर थोड़ा मतलब गेंजी वाला टॉपिक बताया, आज तो पढ़ ही लेंगे। तो एक काम करना, घर पे ही हो, गूगल बहुत चीजें करते हो, आज जाके गूगल करना ई सिगरेट्स, ठीक है, ई सिगरेट्स पढ़ना क्या होता है, ई सिगरेट्स और इसके रिगार्डिंग लॉज इन इंडिया प्लस अदर कंट्रीज। बड़ा मजा आएगा तुम लोगों को पढ़ने में, आई एम सेइंग इट ट्रूथ। अब पढ़ लोगे ना तो कमेंट सेक्शन में बताना पढ़ा या नहीं पढ़ा ई सिगरेट्स के बारे में। चलिए थोड़ा सा देखते हैं ई यहाँ पर क्या बात है। देखो इसमें एक ओवरव्यू सबसे पहले मैं आपको देता हूं कि सिंगल सिगरेट्स की बात हुई है। देखो ध्यान दो यहाँ पर थोड़ा सा, तो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि एक सिंगल स्टिक का जो सिगरेट है, सिंगल स्टिक, ध्यान देना थोड़ा सा यहाँ पे, सिंगल स्टिक का जो सिगरेट है उसके सेल पे गवर्नमेंट ने बोला, प्रपोजल है, ये प्रपोजल है, एक प्रपोजल आया है कि सिंगल सिगरेट स्टिक का सिगरेट के सेल पे बैन लगाने की बात की जा रही है, इनके सेल पे। तो सर इससे क्या होगा, सिंगल सिगरेट नहीं होगा तो देखो सिंगल सिगरेट कितने की आती होगी, मैक्स 10 रुपए की, 10 रुपए की आती होगी, 20 रुपए की आती होगी, इससे ज्यादा तो नहीं आती है ना। अच्छा, और अगर पूरा हम पैकेट की बात करें, पूरे पैकेट की बात करें तो पैकेट आती होगी 200 रुपए की, 400 रुपए की या 500 रुपए की। तो जब आर्टिकल को पढ़ोगे तो इसमें बेसिकली यही बताया गया है कि जो सिंगल सिगरेट है, सिंगल स्टिक सिगरेट जो है वो बहुत इकोनॉमिकल है, कि 10 रुपए 20 रुपए में कोई भी खरीद के वो पी सकता है। इसे कोई, इट इज नॉट अ जस्ट लाइक अ बहुत बड़ी टास्क होगी, आज 10 रुपए 20 रुपए हर किसी के पास होता है। तो जब सिंगल स्टिक के सिगरेट को आप बैन कर देंगे तो लोग क्या खरीदेंगे, पैकेट, और पैकेट कितने का आता है, 200 रुपए 400 रुपए 500 रुपए। तो वो प्रॉब्लम है, वो लेस इकोनॉमिकल है यहाँ पर, और ये मोर इकोनॉमिकल है। तो अगर सिंगल स्टिक ऑफ सिगरेट, इसमें एक स्टेटमेंट भी दिया गया है कि जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं, जिनके अंदर एक थोड़ी छोटी सी चूल होती है कि हमें ट्राई करना है, तो वो आराम से इसको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ट्राई करने के लिए कोई 200 से 500 रुपए नहीं देने जा रहा है ना, ट्राई करने के लिए 10 रुपए ही दोगे, 20 रुपए दोगे। तो यही चीज बात की गई इसमें कि एक तो 2-3 एस्पेक्ट्स है इसके अंदर, कि एक है आपको पॉल्यूशन का एस्पेक्ट इसमें पढ़ना है, और लॉज पढ़ने हैं, और पब्लिक स्मोकिंग में क्या होता है, पब्लिक स्मोकिंग, और पब्लिक स्मोकिंग जो है बॉस वो प्रोहिबिटेड है। पब्लिक स्मोकिंग पे केस भी है, मुरली एस देवरा है, जिसमें स्पेशली ये बताया गया था कि पब्लिक स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, और 1 रुपए से लेके 200 रुपए तक का फाइन लग सकता है, 1 डिब्बे के बराबर फाइन है, इतना सस्ता लॉ है इंडिया में। और टोबैको का अगेंस्ट जो लॉ वो बहुत वीक है। तो अच्छे से देखेंगे अब इस चीज को, और ये जरूर पढ़ना ई सिगरेट्स, क्योंकि ई सिगरेट्स प्रोहिबिटेड है इंडिया में, और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स किसी भी तरीके से इंडिया में अलाउड नहीं है। चलिए, तो पहले तो एक चीज देखो कि पब्लिक स्मोकिंग होती क्या है, पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग की बात क्या की जाती है, कौन सा प्लेस पब्लिक प्लेस हो सकता है, कौन सा नहीं। तो ये एक लिस्ट है जो डायरेक्टली बेयर एक्ट से ही लिया गया। एयरपोर्ट लॉन्च, बार्स, पब्स, कॉफी हाउस, ये जितने भी हैं, बस स्टॉप, सभी जगह सिगरेट मिलती है, और ये सारे ही पब्लिक प्लेस है। तो इतना वीक लॉ है, यहीं से समझ में आता है। तो देख लेना इसको अच्छे से एक बार। अब चलिए, अब थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है, पहले तो इसका नाम याद रखना कौन सी कमेटी थी। अब स्मोकिंग है तो इसमें वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री तो होगा नहीं, अर्बन अफेयर्स होगा नहीं, तो वो बहुत ऑब्वियस है कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होगा। और ये रिपोर्ट किसने दी है, लैंसेट की रिपोर्ट है ये बेसिकली, हाँ ये देख लो, लैंसेट की रिपोर्ट है ये। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कभी कभार तुम्हें ये सिम्बायोसिस, एमएच सेट, डीयू जब होता है कि नंबर लानी नहीं देना है, तो ऐसे क्वेश्चन डालेगा, बताओ को किसकी रिपोर्ट थी, क्या थी, ये थोड़ी ना पढ़, देख लो थोड़ा सा, लैंसेट की रिपोर्ट है। इसमें यही है कि 7 मिलियन एनुअल डेथ्स जो होते हैं वो 2030 तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो अलोन सिगरेट से होता है। तो इट इज दैट मच ऑफ लेवल ऑफ हार्मफुल। और यहीं पर देखो ये स्टेटमेंट भी है, सिंगल स्टिक ऑफ सिगरेट्स आर मोर इकोनॉमिकल टू एक्वायर देन अ फुल पैकेट ऑफ सिगरेट। तो यहीं से ये चीज समझ में आ रहा है कि फुल पैक, और ये बात भी बड़ी अच्छी कही गई है, दिस में पर्टिकुलरली अपील टू एडोलेसेंट्स एंड यूथ हु मे हैव लिमिटेड मनी इन हैंड।
200 रुपए मिलते हैं घर से पॉकेट मनी के नाम पे। 200 में हिसाब लगा लो, अगर रोज एक सिगरेट तो कितने हो गए 20 सिगरेट, और 20 दिन में तो 20 दिन का तुम्हारा खर्चा, और ये 10 दिन ये एक ही डिब्बे में काम करवाने के फिर हमें। तो इसको देखिए, अब इसके आगे देखते हैं क्या क्या है इसमें। ये एरोसोल है ना, ये सिगरेट से ही मतलब वो होता है जो शूट पार्टिकल्स होते हैं, कि सिगरेट जब स्मोक होता है तो उसमें पार्टिकल्स निकलते हैं वो छोटे छोटे, तो दैट इज कंसिडर्ड एज एरोसोल। अच्छा, इसके बाद सेक्शन 4 ऑफ सिगरेट्स अदर टोबैको प्रोडक्ट्स प्रोहिबिशन एडवर्टाइजमेंट्स एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड, तीनों चीज से प्रोहिबिटेड है, एडवर्टाइजमेंट भी, रेगुलेशंस भी और उसका ट्रेड भी। कॉमर्स प्रोडक्शन एंड सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट 2003, ठीक है, 2003 में एक्ट आया था जिसका सेक्शन 4 यही बोलता है कि 200 रुपए तक का फाइन लग सकता है, और मिनिमम चार्ज होता है 1 रुपया और मैक्सिमम होता है 200 रुपया। केस का नाम है देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पूरा केस पढ़ोगे तो मुरली एस देवरा नाम है केस का। सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था कि पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग करने से, तुम तो पी रहे हो भाई, ये वही बात हो गई, हम डूबेंगे सनम तुम्हें लेके डूबेंगे, कि पैसिव तुम खुद तो स्मोकिंग कर ही रहे हो, प्लस इल इफेक्ट्स ऑन पैसिव स्मोकर्स, तुम्हारे साथ वाला है वो भी ले रहा है वो स्मेल, तो वो कहीं ना कहीं वो भी हार्म हो रहा है। पैसिव स्मोकिंग ज्यादा हार्मफुल होता है इन कंपैरिजन ऑफ दिस एक्टिव स्मोकिंग। तो ये चीजें, ये बात मुरली एस देवरा ने भी कही थी कि भाई खुद मरो, इन्हें मत मारो एटलीस्ट। तो पब्लिक प्लेसेस के बारे में भी डिफाइन किया, और ये 2 नवंबर 2001 का जजमेंट है, और 2003 में एक्ट आया जिसमें पब्लिक प्लेसेस को डिफाइन किया गया कि पब्लिक प्लेस क्या होगा। अब ये क्वेश्चन भी आएगा कि सर एयरपोर्ट्स के लॉन्जेस में तो स्मोकिंग जोन बनी होती है, तो इस आर्टिकल में ये भी बताया गया कि जो बार्स लॉन्जेस इसमें है तो इसमें स्मोकिंग को प्रोहिबिट किया जाएगा, वो जो पर्टिकुलर एरिया बनाया था वो भी हटाया जाएगा। और दिल्ली में से बहुत सारे बार्स है जहाँ पे मतलब स्मोकिंग को पर्टिकुलरली मना किया जाता है, और हुक्का या सिगरेट्स इनकी स्मोकिंग मना है वहां पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, व्हाट इज द मेन पॉल्यूटेंट। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर इसको एनवायरमेंट के साइड से देखोगे कि मेन पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन साइनाइड है एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, और अदर गैसेस भी हैं, बट मेनली ये 3 गैस है। शूट पार्टिकल समझ में आ गया, एरोसोल एनवायरमेंट से यहां से वापस से कनेक्ट होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। अदर है जैसे फॉर्मल्डिहाइड हो गया, एरोलिन हो गया, बेंजीन, सर्टेन एंड नाइट्रो समाइंस हो गया, ऐसे ऐसे गैसेस है, बट ये 3 तो याद ही रखो, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन साइनाइड, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, यह है पुटिंग ऑफ कास्ट सेंसस विच ओनली बेनिफिट द प्रिविलेज्ड ग्रुप्स, ये रिजर्वेशन से रिलेटेड है, बट हाँ पहले इसमें बता दें कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है रिजर्वेशन से रिलेटेड। इस पूरे आर्टिकल में इलाहाबाद एक हाईकोर्ट ने स्टेटमेंट किया, इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया रिसेंटली जिसमें यह बताया गया कि यूपी में जो अर्बन लोकल बॉडीज होते हैं, ये नाम याद रखना, अर्बन लोकल बॉडीज, अभी अपन डिस्कशन करेंगे इस पे, अर्बन लोकल बॉडीज ULB इसे हम कहते हैं अर्बन लोकल बॉडीज। तो पहले इसको पॉलिटी से कनेक्ट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अर्बन लोकल बॉडीज पे इलेक्शंस पे रिजर्वेशंस को बताया कि नहीं होगा इस बार, ओबीसी कैटेगरी पे बात है यहां पर, ओबीसी। तो सर ऐसा क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार जो बाबा जी हैं उन्होंने फॉलो किया ही नहीं ट्रिपल टेस्ट, ट्रिपल पॉइंट टेस्ट है ये आपका, एक ट्रिपल पॉइंट फिजिक्स में भी होता है जहां पर कोई एलिमेंट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, तो उस पे मत जाना, ये पॉलिटी का ट्रिपल पॉइंट है। अर्बन लोकल बॉडीज में सर पॉलिटी कैसे कनेक्ट होगा, ये तो नॉर्मल है, देखो पॉलिटी ऐसे कनेक्ट होगा, लोकल बॉडीज में 2 चीजें आती हैं, म्युनिसिपैलिटी और पंचायत, ठीक है, म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत। म्युनिसिपैलिटी ये 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, ये याद रखना, ये 2 चीज, और 11th और 12th शेड्यूल, 11th और 12th शेड्यूल याद रखना, बस ज्यादा कुछ नहीं। 11th 12th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 73rd 74th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये 2 चीज याद रखोगे, बाकी काम हो गया पॉलिटी में, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा अब आते हैं हमारे करंट एस्पेक्ट पे कि ये किस चीज के बारे में बात हो रहा है। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर था उत्तर प्रदेश पे ओबीसी कैटेगरी, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर जरूरत होगी तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये कहानी है, बता दी है, पढ़ना है पढ़ लो, सुनना है सुन लिया। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जो मेन एस्पेक्ट है
कि इन्होंने शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह को अलग रखा है, क्योंकि ये कास्ट हायरार्की में शेड्यूल ट्राइब्स शेड्यूल रखने और जोड़ लिया था, बट ओबीसी का किया ही नहीं। एज द सेंसस करेंटली ओनली कलेक्ट्स द एससी एसटी, सेंसस एससी एसटी का तो करेक्ट कर लिया, लेकिन ओबीसी का करेक्ट किया ही नहीं। अब कलेक्ट नहीं किया तो सर क्या होगा? तो एक है फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला। ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला क्या है? इसमें 3 बातें बताई गई। अकॉर्डिंग टू द ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला, इट इज नेसेसरी टू सेट अप अ स्पेशल कमीशन। आप एक स्पेशल कमीशन बनाएंगे, ठीक है, डेटा कलेक्ट करेंगे इकोनॉमिक और एजुकेशनल बेसिस पे, याद रखना, डेटा कलेक्ट करेंगे इकोनॉमिक और एजुकेशनल बेसिस पे, और ये देखेंगे कि वो पर्टिकुलर जो कास्ट है या जो भी है वो बैकवर्ड है या नहीं है। तो पहला हो गया, आप स्पेशल कमीशन बनाएंगे, फर्स्ट टेस्ट। सेकेंड पॉइंट टेस्ट क्या बोलता है? इस कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रिजर्वेशन देगी प्रोपोर्शनल बेसिस पे इन म्युनिसिपल एंड म्युनिसिपल इलेक्शंस। तो ये दूसरा हो गया। तो सर तीसरा क्या है? जब दे दिया तो तीसरा क्यों? तीसरा है कि स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो ये बात माइंड में रखेगी कि एससी एसटी के लिए सीट रिजर्व है या ओबीसी के लिए जो सीट आप रिजर्व कर रहे हो वो 50% का कैप ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब ये 50% का कैप से रिलेटेड 2 एस्पेक्ट हो सकते हैं। देखो 2 केसेस है, ये 50% का जो कैप लगाते हो, 50% का जो आपने रिजर्वेशन पे कैप लगाया, कौन से 2 एस्पेक्ट है? एक है आपका ईडब्ल्यूएस का जजमेंट, जो आपको आईलेट ने भी पूछा था, जनहित अभियान, ये तो भाई साहब एकदम सीधा सीधा 50% को कैप को तोड़ रहा है। और दूसरा है इंदिरा साहनी। और इंदिरा साहनी के जजमेंट के आसपास पे एक वेब सीरीज भी है नेटफ्लिक्स पे, तो देखना कभी टाइम मिले तो। टाइम मिलेगा क्या? टाइम ही टाइम है तुम्हारे पास भी। स्लैट में 3-4 महीने है अभी, तो 1-2 दिन तो निकाल ही सकते हो। न्यू ईयर में पार्टी करने से अच्छा ये मूवी देखना, बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, ठीक है। और ये ईडब्ल्यूएस का जजमेंट जो हम लोगों ने बहुत बार कवर किया, तो ये 50% की कैप पे मेरा काम था एक याद दिला देना, यहाँ ऐसा भी कुछ हुआ था दुनिया में, ठीक है। चलिए, अच्छा ये जो ट्रिपल टेस्ट है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से आया था, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का नाम है के कृष्णमूर्ति डॉक्टर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। के कृष्णमूर्ति साहब डॉक्टर थे, उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट केस किया था, तो केस का नाम था के कृष्णमूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, 5 जज की बेंच थी, ये देखो 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, ठीक है। इन्होंने बताया सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट किया आर्टिकल 243D क्लॉज 6 और आर्टिकल 243D क्लॉज 6 which permit reservation by enactment of law for backward class in panchayat and municipal bodies respectively to hold at barriers to political participation। देखो रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है? रिजर्वेशन इज नॉट लाइक कि किसी को बेनिफिट देना, ये अनड्यू बेनिफिट के लिए नहीं होता है। रिजर्वेशन इज बेसिकली फॉर द रिप्रेजेंटेशन। ये आइडिया है रिजर्वेशन का कि हर किसी को रिप्रेजेंटेशन का एक राइट मिल सके, दैट इज फॉर द रिजर्वेशन। और कोई एस्पेक्ट नहीं होता रिजर्वेशन का कि कोई अनड्यू बेनिफिट मिल रहा है, ये फालतू का दिमाग में भर के रखते हो ये अनड्यू बेनिफिट है, ये है वो है, अनड्यू बेनिफिट नहीं है। इट इज जस्ट लाइक कि रिप्रेजेंटेशन के लिए बेसिक आइडिया है रिजर्वेशन का, और वही चीज इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने किया इन द केस ऑफ के कृष्णमूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अच्छा, एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डीलिमिटेशन कमीशन, जो कल का वादा था कि एक डीलिमिटेशन कमीशन का भी टॉपिक रखेंगे, क्योंकि कल के पेपर में था एंड आई हैवंट कवर्ड इट बिकॉज कि कल जो हम लोगों ने परसों का किया था वो बहुत जरूरी था, उसमें बहुत अच्छे अच्छे थे, कैटो बार, स्टो बार, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स थे ना। तो रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने, अच्छा ये इलेक्शन कमीशन पे एलेट ने क्वेश्चन पूछ लिया भाई साहब, और याद रखना तीनों इलेक्शन कमीशन का नाम याद रख लेना। इलेक्शन कमीशन तीनों मतलब 2 लोग और एक जो ऊपर बैठते हैं भाई साहब इलेक्शन कमिश्नर, उनका नाम भी याद होना चाहिए। सिम्बी, आदत है सिम्बी की ऐसी चीजें पूछना, या एमएच सेट की रख लो, या बी लैट रख लो, हर एग्जाम पूछता है। said that it has begun the process of delimitation of assembly parliamentary constituencies in Assam। असम में स्टार्ट हो गया। तो सर डीलिमिटेशन है क्या? देखो डीलिमिटेशन क्या होता है कि आपने कभी ये चीज फील किया होगा कि आपके एरिया में पहले जैसे कि कोई पर्टिकुलर सांसद रहता था, ठीक है, कि उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी। एक दिन ऐसा हुआ कि पेपर में खबर अब ये नहीं, अब इसके 2 पार्ट होंगे। जैसे लेट सपोज ये आपका एरिया है, ठीक है, और यहाँ पे कोई आप वोट डालने जाते हो ए ब्लॉक पे, पूरा आपका वो है कि आपको यहाँ वोट डालने जाना है और इस कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब पे होगा। डिलिमिटेशन किया गया और इसको 2 पार्ट में बांटा गया, और अब ये पार्ट हो गया ए और बी 2 पार्ट में। आपका एरिया अब इतना ही रहेगा, वो वाला नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? डिलिमिटेशन का सबसे बेसिक चीज होता है पॉपुलेशन, कि सभी कैंडिडेट्स को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मिल सके, इसीलिए पॉपुलेशन के बेसिस पर
उस पर्टिकुलर एरिया को कैटेगराइज कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है कि भाई साहब अगर 500 लोग हैं तो 200 में बांट दो, कम हो जाएगा तो प्रोपोर्शनल भी रहेगा प्रॉपर और कायदे से इलेक्शन भी हो पाएगा। तो पॉपुलेशन इज द बेसिक रोल। आगे देखते हैं डिलिमिटेशन के बारे में, बहुत चीजें हैं हमारे पास। डिलिमिटेशन इन असम, ये 2001 के सेंसस के बेसिस पे, लास्ट डिलिमिटेशन 1976 में हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ 1971 का सेंसस 1971। छोटी छोटी बातें हैं। डिलिमिटेशन कौन कराता है? डिलिमिटेशन कमीशन कराता है, ये तो क्वेश्चन ही बाय डिफॉल्ट गलत है। और डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट होता है, आर्टिकल 82 है पार्लियामेंट का कि वो डिलिमिटेशन करा सकता है आफ्टर एवरी सेंसस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कमीशन डिटरमाइन करता है नंबर एंड बाउंड्रीज, जो अभी बताया था कि कितने का कैसे बाउंड्री कटेगा और कितने लोग होंगे। द कमीशन इज ऑल्सो टास्क्ड विद आइडेंटिफाइंग द सीट रिजर्व। ऑब्वियसली अगर बाउंड्री कटेगी तो पुराना वाला जो टॉपिक अभी पढ़ रहे थे के कृष्णमूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की रिजर्वेशन भी देना है आपको। इलेक्शन कमीशन, जो डिलिमिटेशन कमीशन इलेक्शन के लिए पर्पज होता है, तो इलेक्शन कमीशन का होना जरूरी है। इसमें कौन कौन होंगे? सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज होंगे, चीफ ऑफ इलेक्शन कमिश्नर होगा क्योंकि वो मेन है, और जिस भी स्टेट में हो रहा होगा उस स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर होगा। इंडिया में अभी तक 4 बार डिलिमिटेशन हो चुका है, 52, 63, 73 एंड 2002 में अंडर द एक्ट्स ऑफ 1952, 62, 72, 2002। ये एक्ट ही है। जनरली रहा है कि जिस एक्ट था उसी ईयर का है, तो इसको अच्छे से याद रखना प्लीज। पूछा जाता है कि इंडिया में पहला डिलिमिटेशन कब हुआ था और रिसेंट डिलिमिटेशन कब हुआ था, 2002, याद रखना, ठीक है। अभी जम्मू कश्मीर में भी डिलिमिटेशन की बात हुई थी, जो रंजन मैम थी उसमें डिलिमिटेशन कमीशन की हेड, तो ये भी देख लेना कि भाई इस डिलिमिटेशन जो होगा उसका हेड कौन होगा। तो कुछ मत करना है अपने एंड से, सारा टॉपिक तुम्हारे पास है, आइडिया है, यू हैव ऑल द आइडियाज। तो बस एक काम करना, साइड में एक बॉक्स रख लेना और कहना कि डिलिमिटेशन का चेयरमैन करके और एक क्वेश्चन मार्क लगा लेना, जब भी बनेगा वहां पर जाके लिख लेना। बस बाइफरकेट मत करना, ये नहीं कि एक है श्रीलंका में और दूसरा टॉपिक बना रखा है जम्मू कश्मीर में, ऐसा नहीं करना, सबको एक जगह रखना है ताकि चीजें साथ साथ चलती रहें। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में। एक इंटरेस्टिंग है, एकलव्य टीचर्स टू रिसीव ट्रेनिंग इन कंप्यूटर साइंस। ये एकलव्य मॉडल स्कूल पे बेस्ड है, जो ट्राइबल स्कूल्स की बात हम लोगों ने की थी इससे पहले भी कि एकलव्य है। एक बार देख लेना इसको, राइट, पढ़ना आर्टिकल, इंटरेस्टिंग है। अच्छा आने वाले टाइम में अभी आपको इट इज माई गारंटी कि 2 टॉपिक्स बहुत प्रोमिनेंट होने वाले हैं। उन 2 टॉपिक्स का नाम देख लो, अभी बता देते हैं ताकि बाद में बोलोगे बताया नहीं। अभी रिसेंटली नेपाल में प्रचंडा, पुष्पा कमाल दाहाल प्रचंडा बने हैं प्राइम मिनिस्टर। तो इंडिया, नेपाल और चाइना, इनके बीच रिलेशंस के ऊपर आपको एडिटोरियल देखने को मिल सकता है और आज आया भी है। प्लस दूसरी चीज, ये आईआर का टॉपिक है, तो नेपाल और इंडिया के साथ जितने भी ट्रीटीज हुए हैं वो भी मिल सकते हैं देखने के लिए। देयर आर हाई चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी कि ऐसे ऐसे टॉपिक्स पूछे जाए आपसे। चलिए अब चलिए अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। ये प्राइस फॉर द कोविड-19 ओरल एंटीवायरल, ये बता दो यार, ये तो वैसे भी हर दिन इंस्टाग्राम पे भी देखते होगे। व्हेन एंड वेयर डिड द भारत जोड़ो, अच्छा ऐसे क्वेश्चंस पढ़ लो, कभी कभार आ जाते हैं। फॉर व्हाट इज द इंडिजिनियस वैक्सीन सर्वावैक यूज्ड, ये आपको कैंसर से रिलेटेड है, सर्विकल कैंसर विमेन जो हम लोगों ने पढ़ा था। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि हम एक अभियान चलाएंगे लड़कियों के लिए कि 8 से 14 साल की लड़कियां जो है उनको ये दिया जाएगा वैक्सीन। कट ऑफ डेट बता दीजिएगा भाई फॉरेनर्स का, ये हम लोगों ने किया है। हाउ लॉन्ग इज मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस इन ताइवान। तो इसी के साथ खत्म करते हैं आज का सेशन। विश यू अ वेरी गुड लक और पढ़िए अच्छे से, टॉपिक्स को कवर करिए। एंड इफ यू एनी डाउट जस्ट कनेक्ट टू मी इन माय ईमेल आईडी, कॉल और एनीथिंग व्हाट यू हैव। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।